हेलो गाइस, वेलकम अगेन। दिस इज पंकज चौहान। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है मृणाल के साथ। जैसे हम पहले पार्ट में बात कर चुके हैं मृणाल के बारे में, तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मृणाल एक्चुअली 2017 में गेट में इनका रैंक 280 था। उसके बाद इन्होंने 7 पीएसयू के इंटरव्यू दिए थे, 5 इन्होंने क्वालिफाई किए थे। तो ऐसे हम एक एक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम गेट की बात कर रहे हैं। तो हाय मृणाल, वंस अगेन वेलकम। हाय पंकज। हाँ, थैंक यू सो मच। तो मैं अब गेट की बात करते हैं। बेसिकली जैसे सबसे पहली बात, 7000 रैंक से, जैसे मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को, इनका 2016 में 7000 के अप्रोक्स रैंक आया था। उसके बाद 2017 में इनका 280 रैंक आया था। तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज आपने कैसे करी? पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूंगा, कैसे हो पाया ये सब? वही जैसे कि सेम था कि जैसे हम 2016 में मैंने दिया गेट। उसके बाद प्रिपरेशन था, ऑलरेडी प्रिपरेशन था। सिंस 7000 रैंक थी, आपकी बेसिक प्रिपरेशन थी आपके हाथ में। तो उस टाइम मैंने सिली मिस्टेक्स करे थे, कुछ शॉर्टकट्स नहीं पता था। तो जो कि मैंने कोचिंग में जाके, सिंस मैंने फिर कोचिंग ज्वाइन करी, तो फिर मेरे को थोड़ा समझ में आया कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। फिर मैंने फुल फ्लेजेडली प्रिपेयर किया हैदराबाद में। तो लकीली ऑल स्टार्स वेयर एट सेम राइट प्लेस। क्लिक हो गया उस टाइम पे। थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, 2016 में उन्होंने जब गेट दिया था, उन्होंने सेल्फ प्रिपेयर किया था। एक्चुअली वीआईटी वेलोर इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद 2018 में इन्होंने कोचिंग लिया था मेडिजिट, आई थिंक हैदराबाद में, और फिर उन्होंने कोचिंग के साथ गेट दिया था। ये तो थोड़ा सा ब्रीफ हो गया इनके गेट के बारे में बेसिकली। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि गेट अगर जो भी बच्चा कर रहा है, जो भी स्टूडेंट गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात उसके पास क्या होना चाहिए? मतलब क्या क्या चीजें उसके पास, मतलब अगर नॉलेज की बात करें, मतलब कितना प्रिपेयर अपने आप को रखना चाहिए उसको, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आप 4th ईयर में स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि आप फिर सब्जेक्ट वाइज बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपने जो 3 साल में पढ़ाई करी है, तो उस सब्जेक्ट्स के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, तो आपको ऑब्वियसली एक हेड स्टार्ट मिलता है कि आप स्टार्ट कर सकते हो आगे के सब्जेक्ट। क्योंकि इंजीनियरिंग में कोई भी सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट नहीं होता है, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपके बेसिक्स काफी क्लियर है, बेसिक्स अच्छे हैं, बेसिक्स क्लियर तभी होंगे जब आप फर्स्ट सेकंड ईयर में आपने थोड़ी सी भी डिसेंट पढ़ाई करी होगी, तो आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो वन ऑफ द मतलब मेजर फैक्टर मैं मानता हूँ कि आपके इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडे होते हैं, वो क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल, हाँ। तो दैट विल हेल्प यू मोर। और अदर फैक्टर्स तो हैं ही। अच्छा, ये मैं मेजर फैक्टर मानता हूँ। अच्छा, जो स्टूडेंट बेसिकली प्राइवेट कॉलेज से होते हैं, जैसे कि जो अच्छा कॉलेज नहीं होता है, तो उनको जितना गेट के बारे में नॉलेज नहीं होता है, फिर गेट में क्या सिलेबस है, ये सब उनको पता नहीं होता। तो जैसे मतलब बहुत ज्यादा ही ऐसा होता है, मतलब बहुत जैसे कि हम जैसे बोलते हैं कि रैंक तो बहुत कम लोगों का आता है, बट डिस्क्वालीफाई बहुत होते हैं, और रैंक खराब बहुत ज्यादा लोगों का आता है। उनके बारे में बात कोई नहीं करता बेसिकली, है ना? तो मैं उनके बारे में बात करने के लिए आया हूँ आपसे यहाँ बेसिकली। जैसे कि मैंने जो केसेस देखे हैं, वो ऐसे केसेस होते हैं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, है ना, जिनका बेसिक बहुत खराब होता है, और उनका 1 या 2 साल या 3 साल लग जाता है ना, गेट में अच्छा रैंक लाने से। 40, 50, 60 इसी पे मार्क्स पे रह जाते हैं लोग, है ना? तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि आपको ये चीजें, जैसे हम पहले बता चुके हैं कि वो स्टूडेंट्स बेसिकली प्राइवेट कॉलेज से हैं, उनका बेसिक नॉलेज बहुत खराब है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या आप बताना चाहेंगे प्लीज? प्राइवेट कॉलेजेस वाले को तो पहले ये बोलूंगा कि आप कभी भी डिमोटिवेट ना हो कि आप टियर 3 कॉलेज या टियर 2 कॉलेज से हैं। तो वो तो एक पहली फैक्टर है। ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंस तो पड़ता है, बट आप कभी भी इसको लेके डिमोटिवेट ना हो कि मैं टियर 3 से हूँ तो मेरे से गेट नहीं होगा। आप टियर 3 में इसलिए हो क्योंकि आपने उस टाइम मेहनत नहीं करी होगी, बट अब आपके पास चांस है आगे मेहनत करने की। तो आपको वही अब जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज का आज के डेट में एकदम खजाना पड़ा हुआ है। लाइक यू हैव अ ट्रेजर ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज जो आप यूज कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि आपको बस प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट्स के पास बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि गेट की ये एग्जाम है और गेट का ये सिलेबस है और ये हमारे टीचर्स होंगे। आपको जरूरी नहीं है कि आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से ही पढ़ो, क्योंकि बेसिक डिफरेंस वहीं पे आता है कि आपके कॉलेज का माहौल अच्छा नहीं है, कॉलेज के टीचर्स को नॉलेज नहीं है। बट आज के दिन में वो इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज का काफी सारा सोर्स है। तो मैं उनको ये बोलूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपके टीचर्स ने नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर नहीं आपको मिल रहा है वो, तो आप काफी ऑनलाइन कोर्सेज, तो आप एनपीटीएल के कोर्सेस कर सकते हो, जो कि काफी बेसिक से समझाते हैं। या फिर आप आज के दिन में काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है, अनअकैडमी हो गया, बाइजूस हो गया, जो कि लोगों को मतलब अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। मतलब एक सब्सटेंशियल कॉस्ट पे आपको एक एजुकेशन मिल रही है, वो भी घर पे बैठे बैठे। और मैं बताना चाहूंगा कि आज से 2-3 साल पहले, 2-3 साल नहीं तो 4-5 साल पहले एटलीस्ट, जब
इतना मतलब सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था उस टाइम पे, जैसे यूट्यूब पे इतना सब नहीं होता था, तो वहां पे अलग सिनारियो था, अब अलग सिनारियो है ना। जैसे मिनाल ने बताया कि हर ऑनलाइन हर कुछ सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ आपको अपनी आंखें खोलनी है और दिमाग लगाना है, जैसे है ना। तो ये चीज आपको करनी है। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा मिनाल आपसे, जैसे कि कोई एक प्राइवेट स्टूडेंट का प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट है, बेसिकली प्राइवेट ना बोल के मैं बोलूँ एक वीक स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है, राइट। तो जब वो कॉलेज में जो वो कोचिंग में आता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, राइट, तो उसको इंटरेस्ट क्रिएट होता है उसके अंदर, बहुत कुछ सीखने को उसको मन करता है ना, तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है वो, बट फिर भी उसके मार्क्स आते हैं 40 या 50 या जितना भी 60, है ना। उसका रीजन ये होता है कि उसने पढ़ा बहुत है बट इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ा है। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए यही है कि जैसे आप अगर पढ़ते हैं, इस एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको वो भी पता होना चाहिए। That's the thing, yeah. That's the thing. तो आपको क्या नहीं पढ़ना है वो पता होना बहुत जरूरी है। तो सेम थिंग है, आपको पुराने सिलेबस को, पुराने क्वेश्चन पेपर्स को के थ्रू जाना है, पुराने नोट्स देखने, अगर किसी टीचर के, किसी एक्सपीरियंस टीचर के, जो अच्छे टीचर है उनके अगर नोट्स हैं, उनको गो थ्रू करना है। तो आपको मेन चीज जो आपने जो क्वेश्चन पूछा मेरे से कि ज्यादा पढ़ लेते हैं या फिर जो मेन चीज है वो नहीं पढ़ते, तो इसका रीजन यही है कि वो एक्सेस नॉलेज भी ठीक नहीं है इस एग्जाम के लिए। आपको वही फोकस करना है जो एग्जाम में आएगा, तो उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे मैं बात करूं, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, तो पावर प्लांट की बात करूं, तो पावर प्लांट का बहुत बेसिक्स आता है उसमें गेट में, हाँ, बट जैसे ईएससी की बात करूं तो उसमें मैक नंबर या फिर कंप्रेसिबल फ्लो ये सब आता है ना, आई थिंक। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, मैक फ्लो में इंटरेस्ट आ रहा है, मैक नंबर्स में, सॉरी, तो आप उसको पढ़ें, बट ऐसा नहीं कि आप सारा टाइम 1 या 2 या 3 दिन उसमें गवा दें, और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट के साथ आप उसमें तो यही डिफरेंशिएट मैं करना चाह रहा था, और मिनाल ने भी यही बताया कि अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिकली गेट से, है ना, तो आप उसको इतना तवज्जो ना दें, राइट। आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप उसको पढ़ें, आप उसके बारे में नॉलेज गेन करें, लेकिन not at the cost of your exam. आप एग्जाम क्लियर करके उस चीज पे एमटेक कर लें, that is it. एब्सोल्युटली ये बिल्कुल सही बात आपने बोला कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसमें अपना कैरियर डूबीट हो सकते हैं बाद में, कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, रिसर्च करूंगा, या फिर इस फील्ड की जो भी सेक्टर है उसमें काम करूंगा, तो वो आप कर सकते हैं ना। बट ये डिफरेंशिएट करना बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम बात करें तो गेट में कितने 65 क्वेश्चन आते हैं, ओनली 3 हाउस होते हैं, तो कहने को तो बहुत ज्यादा टाइम है हमारे पास एक क्वेश्चन को लेके, बट फिर भी हमारे मार्क्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं आते। तो मिनाल, मैं एक क्वेश्चन जो पूछना चाहता हूँ गेट के एग्जाम के बारे में, कि जो रैंक आता है ना, जैसे रैंक आता है 300 रैंक या 100 रैंक, उस जो रैंक में काफी कम लोग होते हैं, अच्छे रैंक में, टॉप रैंक में, है ना, और कम रैंक जैसे 10,000 20,000 ऐसे रैंक में बहुत ज्यादा लोग होते हैं। तो बहुत ज्यादा लोग क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? कॉमन मिस्टेक्स मैं कहूंगा कि मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर आप नॉलेज उनको जज करेंगे तो देयर इज नो कंपैरिजन, लाइक वो ऑल सब कोई सेम लेवल पे ही आएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे होके। तो व्हाट हैपेंस कि जब आपका वो एग्जाम प्रेशर रहता है, एग्जाम का जो प्रेशर रहता है, दैट इज द मेजर फैक्टर कि आपने एग्जाम में जैसे अगर आपके पास 2 मिनट है और आपको एक कैलकुलेशन करनी है, तो उस पॉइंट पे ही लोग थोड़ा सा डगमगाते हैं। 5 into 5 50। अगर हाँ एग्जैक्टली तो दैट इज द पॉइंट। और एक और चीज है कि जैसे मान लो आपको एग्जाम में बहुत सारी फैक्टर्स थे, एक थोड़ा सा लक फैक्टर तो प्ले करता ही है, क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं, मान लो आपका पहला क्वेश्चन गलत बन गया तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन चला जाता है, तो आगे क्वेश्चंस पे इफेक्ट पड़ता है। बट लकीली अगर आपका पहला दूसरा क्वेश्चन काफी इजी आ गया और आपने इसको इजीली टैकल कर लिया, तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये सही चल रहा है, तो दैट कॉन्फिडेंस विल गो ऑन। तो वो मैं मानता हूँ कि एक मेजर डिफरेंस है जो क्रिएट होता है 60 to 70 और जिनके 80 नंबर आते हैं। हाँ। और इवन टॉपर भी जो रैंक 1 होगा उसका भी सिली मिस्टेक हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ना, सिली मिस्टेक हो जाता है। हाँ, बट वो उसने कम सिली मिस्टेक की है एज कम्पेयर टू अदर्स, तो इसलिए वो टॉपर है, बस इतना फर्क है ना। तो ये चीजें हैं। तो थोड़ा सा और मैं डिटेल में बात करूंगा गेट, क्योंकि गेट एक बहुत बड़ा एग्जाम है इसलिए कि जो एग्जाम है गेट में एक्चुअली अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसे कि कुछ टीचर्स बताते हैं कि पहला क्वेश्चन कभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, रैंक मार्क्स 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, या फिर कैसे क्या करना चाहिए, न्यूमेरिकल वाले बाद में करना चाहिए, ऐसा क्यों? एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं वो रूल बताऊंगा जो मैं फॉलो करता था। मैं हमेशा 2 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, कि मेरे को लगता था कि यार पहले मैं 70 मार्क्स को सिक्योर करूं, तो दैट वाज माय स्ट्रेटजी। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। काफी लोग 1 मार्क्स से भी स्टार्ट करते हैं, वो टॉप करते हैं।
तो मैं बोलूंगा कि ऐसा कोई आप प्रेजुडिस मत बनाओ कि ऐसे स्टार्ट करना है, ऐसे करना है। आपको अगर लग रहा है कि आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं हार्ड क्वेश्चन भी उठा सकता हूँ, तो आप सीधा 2 मार्क्स से स्टार्ट करो। तो इस चीजों में आपका मॉक एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अगर मॉक दे रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप अगर इधर से स्टार्ट करोगे तो कैसा रहेगा। और एक बस इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बोलूंगा कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हिल रहा है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, 2 मिनट हो गए उसमें, तो आप मूव ऑन करो। इमोशनली अटैच नहीं होना है। हाँ, इमोशनली अटैच नहीं होना है, ईगो पे नहीं लेना है एग्जाम हॉल में कि ये क्वेश्चन नहीं, आपको 100 मार्क्स नहीं लाने, आपको 80-70 मार्क्स लाने हैं, तो आप अफोर्ड कर सकते हो उसको। तो दैट इज द थिंग। ओके, तो आपका 280 रैंक पे कितना मार्क्स था एट द टाइम ऑफ 280 रैंक पे मेरे ख्याल से 83 मार्क्स एक्चुअल था, 81 मार्क्स नॉर्मलाइज करते थे। ओके। सो आपसे उस टाइम कुछ सिली मिस्टेक्स हुआ था या फिर आपने कुछ छोड़ दिया था? काफी सिली मिस्टेक्स हुए थे, काफी सिली मिस्टेक्स। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जब एग्जाम देके निकला था तो मेरे को लगा यार टॉप 10 तो पक्का है इस बार, क्योंकि ऐसा एग्जाम गया ही नहीं था मेरा कभी। 98 क्वेश्चंस के बना के आ गया। आई थिंक आपका 2017 में दूसरा सेशन में एग्जाम था। हाँ, मतलब जो इजी वाला सेशन था वो। ओके। यस। तो मैं लेके निकला तो मेरे को लगा यार तो काफी सही गया। तो 98 मार्क्स का बना के आया, 98% एफिशिएंसी होगी तो कुछ तो आ ही जाएगा। तो सिली मिस्टेक्स हुए थे, और ऐसे सिली मिस्टेक्स हुए थे कि मैं कैलकुलेशन आई थिंक एक में मल्टीप्लिकेशन गलत करके आया था। जैसे कि न्यूमेरिकल में एक टेम्परेचर का क्वेश्चन था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया था, फाइनल वैल्यू मेरे को मल्टीप्लाई करना था नंबर से। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन करना भूल के आ गया था। मतलब एक्साइटमेंट में या फिर कि अच्छा जा रहा है ऐसे, या फिर अच्छा जा रहा नहीं, वो होता है, वो आप अवॉइड नहीं करते, वो अपना आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना है कि आपके तो इतने तो होंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं परफेक्ट नहीं है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिए थे जो उसमें आपकी एक्यूरेसी कुछ आ रही होगी, और जो आपका लास्ट का अटेम्प्ट था, जो फाइनल अटेम्प्ट था, उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सेम थी या फिर उसमें कुछ बिगड़ी थी या फिर अच्छी हुई थी? सेम थी। तो मतलब मैं मॉक टेस्ट देता था तो मेरे को हमेशा 65-70 नंबर आते थे, हम एटीसी के हमेशा टॉप 50 में रहता था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब मैंने शुरू किया था मॉक टेस्ट देना, जैसे मैंने नवंबर से ही शुरू कर दिया था, इवन 60% सिलेबस के साथ ही मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं कि नहीं यार 100% सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में आराम से, तो वो बहुत काफी रॉन्ग अप्रोच है वो। तो मैंने नवंबर से ही देना शुरू किया था, मैंने कुछ 40-50 मॉक दिए होंगे टोटल मिला के। तो मॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, मतलब मैंने रिलीजियसली रूल बनाया था कि हर फ्राइडे सैटरडे मेरे को इस टाइम पे गेट के टाइम पे मॉक देना है, एकदम एग्जाम वाला कंडीशन क्रिएट करके। तो ये चीज भी मैटर करती है। शुरू में 40-30 आते थे, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ते गया आपका, तो मेरा मार्क्स ही बढ़ते गए। फिर मैंने जब जनवरी में देना शुरू किया, जनवरी में ईएस खत्म हुआ, उसके बाद मैंने फुल फ्लेजेड जो 30 दिन थे उसमें देना शुरू किया, तो तब मेरे 70, 71, 75 ऑन एन एवरेज आ रहे थे। तो मेरे को लगा कि नहीं यार अब तो मतलब लाइक अब तब तक मेरे को अंदाजा भी हो गया था कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मींस आपने मतलब जैसे कि आपने बताया कि आपके जब मॉक टेस्ट दे रहे थे तो शुरू में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, फिर आपने इंप्रूवमेंट किया, तो वो इंप्रूवमेंट आप किस हिसाब से करते थे? मतलब क्या आप मतलब कैसे अप्रोच करते थे उस इंप्रूवमेंट के लिए? करेक्ट। तो वो इंप्रूवमेंट क्या होता था, देखिए गेट में है कि आपको एक तो फॉर्मूला की मेमोरी काफी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक फॉर्मूला चार्ट करके बनाया था। तो एक फॉर्मूला चार्ट मींस कि मैंने अपने रूम में एक साइड में पूरा फॉर्मूला का चार्ट बना के रखा था। मतलब वो ऐसा चार्ट मैंने बनाया था कि आप अगर 2 घंटे उसको देखेंगे तो आपकी पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिवाइज हो जाएगी। तो वो बहुत जरूरी है। और मैं हर जिस क्वेश्चन में मैंने गलतियां की, वो क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मतलब उसको आपको एनालाइज करना है कि क्यों गलती, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है मॉक टेस्ट देते हैं बट वो फीडबैक नहीं लेते हैं कि क्यों गलती, या वो छोड़ दिए, या वो इरिटेट हो गए, या मतलब अच्छे नंबर है तब वो खुश होकर चले गए, खराब नंबर है तो वो दुखी होकर चले गए, बट उन्होंने एनालाइज नहीं किया कभी। तो मेरे अच्छे नंबर है तब भी मैंने एनालाइज करता था कि क्या मिस्टेक है, क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्यों इम्प्रूव हुआ, ये भी देखता था। और मेरे को लगता है कि यही एक डिफरेंस है टॉपर बनने में और एक एवरेज बनने में, एवरेज में रह जाने में। क्योंकि मेहनत हर जो भी कोचिंग करता है या फिर जो भी दिल्ली या हैदराबाद किसी भी सिटी में जाके तैयारी करता है, ऑब्वियसली उसका सपना है कि मैं कुछ अच्छा करूं, है ना। फिर भी कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, तो उसमें डिफरेंस यही है कि आप चीजें कैसे टैकल कर रहे हैं, उसी में डिफरेंस क्रिएट होता है एट द एंड। क्योंकि सब सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं, सेम नोट्स पढ़ रहे हैं, सेम
बुक्स पढ़ रहे हैं तो फिर भी डिफरेंस क्रिएट होता है, तो कुछ ना कुछ है जो आपको पीछे कर रहा है ना, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा बेसिकली, मैं बोलूँ तो अगर ना। तो मिनाल, मैं जो चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि जब आपके अच्छे रैंक आ रहा था मतलब मॉक टेस्ट में, है ना, तो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस नाम की चीज भी आई थी बीच में, लड्डू वड्डू बांटने की खुशी आई थी? नहीं, उस टाइम तो टेंशन ये तरह था कि ओवर कॉन्फिडेंस का तो सीन ही नहीं था। अच्छा, इट वाज नॉट लाइक दैट, मैं चाहता था कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं। कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं था। लाइक मैं कभी ये नहीं हुआ कि अच्छे नंबर आ रहे हैं अब थोड़ा चिल करते हैं 20 दिन, मेरे को लगता था कि यार और 20 दिन है, इसमें और अच्छा इंप्रूव करके इसको अच्छे से खत्म करते हैं। तो इट वाज लाइक दैट। ओके, सो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। फिर भी चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, जो कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, वो पहले पढ़ना चाहिए, हार्ड सब्जेक्ट को पहले लेके आना चाहिए, तो क्या अप्रोच होना चाहिए बेसिकली आपके अकॉर्डिंग? मैं ये नहीं मानूंगा कि हार्ड सब्जेक्ट को पहले लाना चाहिए। जैसे हमारा जो इंजीनियरिंग करिकुलम डिजाइंड है, जैसे आपने मैकेनिक्स से शुरू किया एक साइड में थर्मोडायनेमिक्स से शुरू किया, फिर प्रोडक्शन में एक साइड से शुरू किया, और लास्ट में आते आते आप उसके एडवांस सब्जेक्ट्स में पहुंचे। तो मेरे ख्याल से सेम अप्रोच होना चाहिए, दैट इज द बेस्ट अप्रोच। तब आपको बेसिक से समझ में आएगा। कि मैं काफी कोचिंग्स में देखता हूँ वो शुरू कर रहा है हीट ट्रांसफर से, वो बच्चे को हीट ट्रांसफर कैसे समझ में आएगा जब तक उसको थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा। बिल्कुल। तो दैट इज द वो मैं मानता हूँ कि अगर आप काफी कोचिंग से मैंने देखा है कि जो टीचर के अवेलेबल, जैसे मेरे कोचिंग में हीट ट्रांसफर से ही शुरू किया था, तो काफी बच्चों के ऊपर से चला गया, बट सिंस मैंने थर्मोडायनामिक्स बेसिक पढ़ के रखा था तो थोड़ा सा मेरे को आ गया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक सब्जेक्ट से ही शुरू करें। हाँ, जैसे कि आप ब्रांच बना सकते हैं, जैसे कि एक ट्री होता है उसकी ब्रांचेस होते हैं। जैसे मैकेनिकल में 3-4 चीजें हैं, जैसे कि अगर थर्मो पार्ट है या फिर डिजाइन पार्ट है या फिर प्रोडक्शन पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, तो उनके जो बेसिक सब्जेक्ट है उनको आप पैरेलली स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि आप सीधा जाके हीट ट्रांसफर पढ़े, जैसे इन्होंने मीनाल ने बताया कि हीट ट्रांसफर आप पढ़ रहे हैं, आपको थर्मो आता नहीं। थर्मोडायनेमिक्स बेसिक सब्जेक्ट है थर्मल पार्ट का, तो थर्मल को पहले पढ़िए। पैरेलली पढ़ना है तो आपको 3-4 जो भी हमारी ब्रांचेज हैं उनके पैरेलल सब्जेक्ट पढ़िए, ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चीज मैं पूछने वाला हूँ आपसे वो ये है कि एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का एक एप्टीट्यूड का जो रीजनिंग का पार्ट है गेट में, है ना, वो कितना रोल प्ले करता है टॉपर के लिए? वो एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट मेजर फैक्टर है। Okay. तो बट आप देख सकते हो अगर एप्टीट्यूड है तो एप्टीट्यूड उतना डिफिकल्ट नहीं आता है गेट में, काफी टफ आ गया या काफी वो हो गया, थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, बट स्टिल डुएबल है कि जो जिस बच्चे ने गेट मतलब अगर उसको टॉप करने की एस्पिरेशन है तो उसके लिए डुएबल थिंग है। राइट। तो जैसे बोलते हैं एप्टीट्यूड इंग्लिश और मैथ्स, मतलब ये आपका एक्चुअली डिसाइड करता है कि आप किधर से किधर जाओगे। तो दैट वाज द थिंग। तो एप्टीट्यूड के लिए मैं जनरली कुछ स्पेशल पढ़ाई नहीं करी थी मैंने। बेसिक जो एक वर्क रहता है, कुछ नंबर्स वाले रहते हैं, वो करा था, और इंग्लिश में तो मैंने शायद कुछ भी नहीं करा था। अच्छा, तो ये तो आपका इंग्लिश अच्छा स्ट्रांग होगा पहले से, क्योंकि इंग्लिश में भी अच्छा क्वेश्चन आता है। ओके, हां, यही पॉइंट है। स्ट्रांग था, लकीली स्ट्रांग था, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं उसमें। बट मैंने यार एक चीज नोट किया है कि जो टॉपर होता है ना, तो उसका जिसमें एप्टीट्यूड पार्ट में बिल्कुल मार्क्स नहीं कटता, और जो मतलब 60 या 70 के अराउंड रहता है उसका एप्टीट्यूड बहुत खराब होता है, बहुत खराब जाता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जो 15 मार्क्स है बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं एक्चुअल में, है ना? वही। तो बाकी कुछ ऐसी चीज आप बताना चाहिए गेट के बारे में कि ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए, कुछ मंत्र, कुछ ऐसी चीज? ऐसा कोई, जैसे मैंने पहले बताया, कोई हार्ड एंड फास्ट मंत्र तो है नहीं इसका, ये करोगे तो निकल जाएगा। मैं बस कहना चाहूंगा लोगों से कि आप पढ़ो, आप सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को पढ़ो, और जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो उसको आप एक बार फीडबैक लो कि आपका उसमें कितनी नॉलेज है, या तो आप सब्जेक्ट टेस्ट देके देखो, या फिर आप जो आपका जो वर्कबुक मिलता है आपके कोचिंग में, या आपके पास जो वर्कबुक होगा उसको उसके क्वेश्चंस लगा के देखो, या तो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखो। तो वो फीडबैक बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, तो उससे मान लो उसने वो टेस्ट ही नहीं दिया, तो उसको पता ही नहीं है कि उसने कितना पढ़ा, बट वो उसके जो डेटा में उसमें है कि वो थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया, बट ओरिजिनली में वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं मतलब बेसिक में यही बताना चाहूंगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका एक फीडबैक बनाओ, उसका टेस्ट दो, तो आपको समझ में आएगा। और इसके अलावा बोलूंगा कि आप जैसे अगर मान लो फरवरी में एग्जाम है, तो आप नवंबर से ही मॉक देना शुरू करो। इवन तो आपका 60% सिलेबस कंप्लीट है, आप मॉक देना शुरू करो, तो आपको एग्जाम पे कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि एग्जाम का टेम्परेचर कंडीशन वो जो होना है ना, वो बहुत जरूरी है।
तो वो जब तक आपका माइंड जब तक एकदम फ्रेंडली नहीं हो या फिर उससे एकदम पता नहीं हो उसके बारे में, तब तक बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग एग्जाम में जाके ही वो हो जाते हैं। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो मॉक देना जरूरी है और सब्जेक्ट का फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। हाँ, और ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं एट द एंड, क्योंकि बहुत छोटा डिफरेंस होता है तो रैंक 1 में, रैंक 2 में, रैंक 50 में, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत इधर उधर, सब मामला इधर उधर हो जाता है ना। तो हाँ, तो आपको बहुत छोटी चीजों को बहुत बड़े तरीके से देखना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है बेसिकली। और ऐसा कुछ टफ मेरे हिसाब से है नहीं कि आप पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि सपने पूरे होते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल भी है कि साथ साथ पीएसयू निकाल के बैठे हैं मिस्टर मीनाल, है ना। तो सपने पूरे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और आप अगर मेहनत करेंगे, अगर अपने आप को जज करेंगे, टाइम टू टाइम रियलिटी चेक करेंगे, तो थिंग्स विल बी बेटर एट द एंड। ओके, सो मिनाल, हम इस पार्ट को स्टॉप करते हैं इसी बात पे कि गेट का तो ऑलमोस्ट आपने कवर कर लिया और एवरीथिंग आई थिंक। सो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हम अब नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं पीएसयू के बारे में, जो इनका पीएसयू इंटरव्यू हुआ था उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका रैंक अच्छा है या आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएसयू की, तो आप प्लीज वो पार्ट देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।